Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear friends. I'm back again with a video that I promised to all of you that I'll talk about the DRDO Septem recruitment, DRDO Center for Personal Training Talent Management. तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सारी चर्चा करेंगे बेटा इस विषय पे, इसके एग्जाम के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में, A to Z इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया भी था। तो डीआरडीओ बेटा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस में काम कर रही है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, इसीलिए यहां पे ढेर सारे लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आपके प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। और मेनली कहां पे होता है इनका फोकस? डिफेंस पे, बैटलफील्ड सिस्टम पे, चाहे फिर वो आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो। ठीक है, तो अब यहां पे बात आती है, इन्होंने जो वैकेंसी रिलीज की, अगर उस विषय पे हम लोग चर्चा करें बेटा, तो यहां पे देखिए जो वैकेंसी आई है वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। तो ये ग्रुप बी वैकेंसी है, नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी है। पे स्केल आपका जो है मैट्रिक्स लेवल 6 है, 35,500 से 1,12,500 एज पर द 7th सेंट्रल पे कमीशन। बाकी आपको पता ही है यार, सरकारी नौकरी है तो बेनिफिट अलाउंसेस तो होते ही हैं। अब यहां पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका बीएससी या डिप्लोमा होना चाहिए, जैसा भी आपको पोस्ट का कोड है उसके अगेंस्ट जो भी मेंशन्ड है, और यहां पे आपका डिप्लोमा कंप्लीटेड होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। जिनका फाइनल एग्जाम का रिजल्ट अभी आना बाकी है वो एलिजिबल नहीं है, यानी जिनका डिप्लोमा कंप्लीटेड है सिर्फ वही बच्चे यहां पे एलिजिबल होते हैं। बाकी जिनका जो भी हायर क्वालिफिकेशन होगा, जैसे मास्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक, बीई, ये चीजें जो हैं ये लोग रिक्रूटमेंट के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। प्योर डिप्लोमा होल्डर, उसके आगे अगर आप बढ़ गए हो तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब ये देखिए 1 जनवरी 2026 आपकी डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, यानी इससे पहले पहले आपका डिप्लोमा कंप्लीटेड होना चाहिए। 11 दिसंबर से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और 1 जनवरी को बंद कर दी जाएगी। 3 जनवरी तक आप फीस पे कर सकते हो, 4 से 6 जनवरी तक करेक्शन अलाउड होगी, और एग्जाम की जो डेट है वो आपकी डीआरडीओ वेबसाइट पे बता दी जाएगी। अब ये देखिए बेटा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए कितनी वैकेंसी आई है? 3, केमिकल के लिए 15, केमिस्ट्री के लिए 22, सिविल के लिए 11, सीएस के लिए 160, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की यहां पे 11 वैकेंसी रिलीज की गई है। अब इलेक्ट्रिकल के लिए 47, ईसी के लिए यहां पे बहुत ज्यादा वैकेंसी है, 111, जियोलॉजी 1, इंस्ट्रूमेंटेशन 6, और इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग के लिए 2। तो ईसी के लिए यहां पे बेटा काफी ज्यादा फायदा हो जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इसमें चलेगा, और इलेक्ट्रिकल की भी डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसी है, दैट इज 47। अब ये देखिए बाकी लाइब्रेरी, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल की 127 वैकेंसी है, मेटलर्जिकल, फिजिक्स और साइकोलॉजी, ऐसे करके टोटल 561 वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। अब ये देखिए एज रिलैक्सेशन की बात करें तो पहले आपकी जो एज है वो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी यानी 1 जनवरी 2026 तक 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। अब ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी के लिए 5 साल का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का, पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी तो 10 + 3 13 हो गया, पीडब्ल्यूबीडी प्लस एससी एसटी 10 + 5 15 साल का रिलैक्सेशन हो गया। ठीक है, अब ये देखिए यार एसटीए बी का जो एप्लीकेशन फीस है वो 250 रुपए नॉन रिफंडेबल है, 500 रुपए रिफंडेबल है, तो टोटल 750 रुपए है। ठीक है, अनरिजर्व्ड ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और यहां विमेन, एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 500 रुपए रिफंडेबल वाला ही है, तो नॉन रिफंडेबल आपका नहीं है। सिमिलरली टेक ए के लिए 100 + 500 रिफंडेबल 600, और विमेन, एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए नॉन रिफंडेबल नहीं है। अब ये देखिएगा जो सीबीटी आपका कराया जाएगा, सीबीटी का सिलेबस इन्होंने कैसे मेंशन किया है। सीबीटी के अंदर देखिए 2 पार्ट आपके रखे गए हैं। यहां पे 150 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं, 30 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के हैं, 40 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के हैं, और 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। तो यानी यहां साइंस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग ये 120 क्वेश्चन है, और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। ठीक है, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन है।
अब यहाँ पे आप लोगों को ये रहेगा कि सर यार इंग्लिश तो हमें दिक्कत करती है, इंग्लिश हम कैसे तैयार करें? तो मेरा जवाब ये होगा बेटा कि वो 30 क्वेश्चन पे फोकस ना करके अगर आप बचे हुए 120 क्वेश्चन पे फोकस करें ना, तो मैं कहूंगा ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि वो 120 क्वेश्चंस ही आपके डोमिनेट करने वाले हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन ही आपके डोमिनेट करेंगे, जिसमें कि अगर आप एजेई के पेपर्स लिखते हो इन जनरल, तो आप रीजनिंग तैयार करते ही करते हो, आप क्वांट यानी कि जिसको मैथ्स भी बोलते हैं आरआरबी में, वो भी आप तैयार करते हो, और इसके अलावा साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस किसी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस की बात होती है। जैसे अगर मैं बात करूं इवन एसएससी आरआरबी जैसे पेपर्स के अंदर साइंस का बहुत बड़ा रोल वहां पे प्ले होता है, तो इसीलिए आपका साइंस भी स्ट्रांग रहना चाहिए। ठीक है जी। अब ये देखिएगा, अब प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए बेटा पर्सनालिटी टेस्ट होगा 20 मिनट का, और फिर उसका पार्ट 2 जो होगा वो आपकी पोस्ट के हिसाब से 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, 120 मिनट, यानी 2 घंटे का एक तरह से टेक्निकल रहेगा, 2 घंटे का नॉन टेक्निकल रहेगा, और 20 नंबर का आपका जो है पर्सनालिटी टेस्ट कराया जाएगा। अब टीयर 1 और टीयर 2 का पार्ट 2 यानी कि जो आपका टेक्निकल है उसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है, और दोनों टीयर 1 और टीयर 2 के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू आएंगे, यानी कि सिंगल चॉइस करेक्ट। सो टीयर 1 जो है स्क्रीनिंग के लिए और टीयर 2 जो है सिलेक्शन के लिए है, यानी टीयर 1 के जो मार्क्स हैं वो फाइनल सिलेक्शन में मैटर नहीं करेंगे, वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के काम में आपके आने वाले हैं। और टीयर 1 टीयर 2 जो होंगे सीबीटी मोड में आपके कराए जाएंगे। कैंडिडेट का परफॉर्मेंस पर्सनैलिटी टेस्ट में सिलेक्शन में काउंट नहीं किया जाएगा, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, आपके फाइनल सिलेक्शन में उसका रोल नहीं होगा। ठीक है, और टीयर 2 एग्जामिनेशन की मेरिट लिस्ट आपके पार्ट 2 के हिसाब से बनेगी, यानी जो पार्ट 1 है पर्सनैलिटी टेस्ट वो फाइनल सिलेक्शन में जैसा कि मैंने बोला काम नहीं आएगा। ओके, तो अब ये देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए सिलेबस क्या है। मशीन है, पावर सिस्टम है, सर्किट थ्योरी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ये आरआरबी का सब्जेक्ट होता है इसी में, डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, कंट्रोल सिस्टम, मेजरमेंट, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स आ गया यहाँ पे आपका, मेंटेनेंस रिपेयरिंग की बात आ गई, और एडवांस टॉपिक करके ना ओपन एंडेड पॉइंट डाल दिया। वहीं इलेक्ट्रिकल की बात करें मटेरियल, ईएमएफटी आ गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी ये पूछ रहा है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग की बात हो गई, सर्किट एनालिसिस हो गया, मशीन, पावर सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया। ठीक है, वैसे तो अगर देखोगे ना इसमें से काफी चीजें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। माइक्रो प्रोसेसर मैंने करा रखा है, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मेरा मटेरियल का कोर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ईएमएफटी का क्रैश कोर्स मैं करा चुका हूं अभी इस चैनल पे, और एस्टिमेशन कॉस्टिंग क्रैश कोर्स से हो जाएगा, नेटवर्क का फुल कोर्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। ठीक है, मशीन, पावर, इंजीनियरिंग, इनके क्रैश कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च करने से पूरा का पूरा फुल कोर्स भी मिल जाएगा। कंट्रोल का भी मेरा फुल कोर्स यूट्यूब पे पड़ा है, एग्जाम दोस्त चैनल पे नहीं है लेकिन पड़ा हुआ है, बाकी एग्जाम दोस्त पे इसका क्रैश कोर्स मिल जाएगा। तो करने के लिए तो ये सारी चीजें यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आप मेरे थ्रू भी कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बेटा, तो इनके अंदर देखो मैथ्स आपका इंक्लूड हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यानी ईडीसी आ गया यहाँ पे, आरएफ और माइक्रोवेव आ गया, डिजिटल आ गया, और ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वैसे अलग भी आ सकता है, ये आरआरबी वाला टॉपिक हो सकता है क्योंकि ईडीसी इन्होंने अलग से डाल दिया। फिर माइक्रो प्रोसेसर आ गया, इंस्ट्रूमेंटेशन आ गया, सी प्रोग्रामिंग भी डाल दिए हैं, वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम, ऑप्टिकल फाइबर, एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन, माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड सिस्टम, यानी यहाँ पे देखो काफी सारे एडवांस टॉपिक भी आ गए, जैसे माइक्रोवेव आ गया, एम्बेडेड सिस्टम यहाँ पे आपका इंक्लूड हो गया। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने एडवांस टॉपिक्स भी डाल दिए, नॉट सिर्फ की बेसिक टॉपिक पे ही बात की जा रही हो। ठीक है, बाकी तो यार इन पे ज्यादा चर्चा करने की अपने को जरूरत है नहीं। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया देखो यार यहाँ पे क्या है, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे 9वीं 10वीं का अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो करके जाते हो तो दैट इज गोइंग टू बी इनफ। नहीं तो जैसा मैंने बोला जिन भी बच्चों ने एसएससी आरआरबी की अच्छी तैयारी की होगी, साइंस वाला पार्ट अच्छा होगा, तो यहाँ फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, बेसिक लॉ रिवाइज कर लेना, डेली लाइफ के एप्लीकेशन,
फिर क्वांट की बात करें तो यहाँ 40 क्वेश्चन आएंगे। क्वांट आपका जो है आरआरबी का मैथ्स होता है, बेसिक होता है यार, जैसे परसेंटेज, रेशो, एलिगेशन, मिक्सचर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी शॉर्टकट्स होते हैं उन्हें अच्छे से कर लेना, क्योंकि फटाफट आंसर आप निकाल पाओगे। फिर जनरल इंटेलिजेंस के अंदर ये तो आपका एसएससी आरआरबी दोनों के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ सीरीज, एनोलॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये चीजें आप अच्छे से करके जाइए। और यहाँ पे फिर जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश कुछ ही एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि इस पे ज्यादा फोकस मत करना। ये 3 सेक्शंस आप टीयर 1 वाले पेपर के लिए तैयार करो। 3 में से क्या कर सकते हो, एट अ टाइम एक सब्जेक्ट आप लेके चल सकते हो। जैसे साइंस से शुरुआत कर लिए और पैरेलल में टीयर 2 की तैयारी चलने दो, पैरेलल में आप टेक्निकल करते रहो। तो आपको अपने दिन को जो है ना 2 स्लॉट में डिवाइड करना है। जैसे अगर मॉर्निंग में आप एक नॉन टेक कर रहे हो तो इवनिंग में आप एक टेक कर लो। और ये जो टॉपिक्स हैं, जनरल साइंस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इनको मैं मानता हूं बेटा आप जो है ना 15-15, 20-20 दिन में कर सकते हो। तो विद इन 2 मंथ्स ये तीनों आपके कवर हो जाएंगे। बट पैरेलल में आपका टीयर 2 चलना चाहिए, क्योंकि देखो वो आपके फाइनल सिलेक्शन में मैटर बहुत ज्यादा करने वाला है। तो टीयर 2 पे अपना फोकस लेकर के चलिएगा, ठीक है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट जो है बेटा, उसकी कोई प्रिपरेशन की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं खास। बस पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या है, थोड़ा सा शांत दिमाग से, एकदम ईमानदारी से जो भी चीजें आप बोलिएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस वहां पे नजर आना चाहिए। और कॉन्फिडेंस पता है तभी निकल के आता है जब हमारा मन शांत होता है। तो शांत मन से जवाब देना है। ऐसा नहीं सोचना कि सामने कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बैठी है, ऐसा नहीं सोचना मेरा इंटरव्यू हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना कि यार ये मेरे से क्या पूछ लेगा, मैं फेल ना हो जाऊं। क्योंकि अगर अपने दिमाग में ना ये फेलियर का डर लेकर के चलोगे तो शायद आप अच्छे से अपना जवाब दे ही नहीं पाओगे, अपना आंसर फ्रेम ही नहीं कर पाओगे। तो जस्ट एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन की तरह लेना कि आपसे कोई बात कर रहा है और बात करने में आप जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। तो आराम से जो भी है आराम से जवाब दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। लेकिन टेक्निकल में क्या करना है, टेक्निकल क्योंकि अगर आपने एसएससी दिया है तो टेक्निकल आपका बहुत हद तक रेडी होगा। तो उसको रिवाइज करना, उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना, फॉर्मूलाज रिवाइज करना, और जितने ज्यादा हो सके प्रैक्टिस पे ध्यान देना। चाहे फिर वो प्रैक्टिस आप किसी बुक से कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज से, ठीक है। तो सिलेबस को अच्छे से रीड कर लेना और उन्हीं टॉपिक्स को चेज करना जो आपकी ब्रांच के अंदर मेंशन है। जो टॉपिक आपकी ब्रांच में मेंशन नहीं है उनको चेज करने का भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कोर की थ्योरी और फॉर्मूला अच्छे से करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, और डीआरडीओ, सेप्टेम और आप जो है एसएससी के लेवल के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है भाई। और ये देखो यार, यहाँ पे आपके जो कट ऑफ हैं, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स जो हैं, जो कि हमारे 2018 के थे। तो इसमें अगर हम देखें हमारे इलेक्ट्रिकल और ईसी वाले बच्चों के लिए कट ऑफ, तो ये देखो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की अनरिजर्व्ड की 105 नंबर गई है, एससी की 91, एसटी की 83 गई है, और ओबीसी की 101 गई है। इलेक्ट्रिकल की बात करें, थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ गई है बेटा, 10 नंबर, 114 नंबर यहाँ पे गई है आपकी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 96 का कट ऑफ आपका यहाँ पे गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 111। यानी जहां ज्यादा वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल और ईसी, इन ब्रांचेस के अंदर आपका 110 के ऊपर का ही कट ऑफ रहा है 2018 में। खैर अब तो काफी साल हो गए, बट फिर भी आप अपने माइंड के अंदर ये लेके जाइए कि आउट ऑफ 150 की मैं बात कर रहा हूं टीयर 1 में, आप 120 टारगेट करके जाइए ताकि आप सेफली क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। ये बाकी की ब्रांचेस हो गई भाई। अब देखो, अब इसके बाद अगर टीयर 2 की बात करते हैं, टीयर 2 के कट ऑफ मार्क्स इसमें अगर हम आते हैं तो टीयर 2 में देखिएगा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का 78 का कट ऑफ गया है, इलेक्ट्रिकल का 72, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 71। तो यहां पे हमें टारगेट करके जाना है कि 100 मार्क्स अपने को लाने हैं। 100 मार्क्स का टारगेट करोगे तो आसानी से क्रैक कर सकते हो। बाकी मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा बेटा, हो सकता है 2018 का जो वेटेज रहा हो थोड़ा अलग रहा हो, क्योंकि 200 में से 70 नंबर पे क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए आप तो अपना टारगेट अच्छा ही लेके चलो बेटा, कम से कम 150, 120 ऐसा टारगेट आप लेके चलो आउट ऑफ 200, तब मैं कहूंगा कि आप सेफ साइड पे लैंड कर सकते हो, ठीक है।
सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और बेटा जितने भी हमारे AJE कोर्सेज हैं, अगर आप देखोगे हमारी वेबसाइट पे, तो अब हमने AJE कोर्सेज को जो है ना 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो यहाँ पे 2 तरह के कोर्सेज हैं, लाइव और रिकॉर्डेड। अगर आप रिकॉर्डेड में जाते हो ना, तो इन सभी पे अभी 50% ऑफ चल रहा है। जैसे UPPSC का बैच है, MP एग्जाम्स का बैच है, SSC का सार्थक बैच है, फिर RRB के बैचेस हैं, JK SSB का बैच है, ठीक है, HPCL IOCL, ये सभी पे 50% ऑफ है। कोड है YT50। और अगर लाइव करना चाहते हो, लाइव में देखो महापैक है। महापैक क्या है? लाइव प्लस रिकॉर्डेड। इसमें पुराने भी सारे कोर्स हैं और नए भी सारे कोर्स हैं। फिर सार्थक बैच और राजधानी बैच, ये सारे लाइव बैचेस हैं जिनकी लाइव क्लासेस 12 जनवरी से स्टार्ट होंगी। इन सभी पे अभी 40% ऑफ चल रहा है और आगे चल के प्राइजेस भी बढ़ने वाले हैं। इसीलिए अभी मिनिमम प्राइजेस में 40% डिस्काउंट पे ले सकते हो और आपको कोड लगाना होगा YT40। तो आप AJE एग्जाम्स के लिए हमारी वेबसाइट, हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और मैं कहूंगा अगर आपको मल्टीपल एग्जाम्स देने हैं बेटा साल भर में, जैसे बीच में DRDO निकल के आ गया या फिर कोई और एग्जाम आ जाता है, कल को कोई स्टेट PSC का एग्जाम आ जाता है, SSC RRB के अलावा भी अगर पेपर देने हैं, तो महापैक के लिए आप जाइए। यहां से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। महापैक में 2 ऑप्शन है, एक है टेक्निकल ओनली और ये वाला जो है ये आपका है टेक प्लस नॉन टेक, और ये क्या है? सिर्फ टेक्निकल। तो आपके ऊपर है आप कौन सा चूज करते हैं, बट महापैक चूज कीजिए ताकि आपको इसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।